विवेक से बात करना है, विवेक से बात करना है क्योंकि रिकॉर्डिंग लग गया। चक्रवर्ती जी, यस सर, यस सर। एक्चुअल में इस केस में जो एयरसेल वाला केस है, इसमें एयरसेल की साथ में दो और कंपनियां इन्वॉल्व। इसका थोड़ा सा ना, हमें पहले उसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। वन वाज एयरसेल लिमिटेड, Yeah. सेकंड वाज डिशनेट वायरलेस लिमिटेड एंड थर्ड वाज एयरसेल सेलुलर लिमिटेड। सो टेलीकॉम इंडस्ट्री से रिलेटेड केस है। इस केस में देयर वाज द थ्री ग्रुप कंपनीज, एयरसेल लिमिटेड, एयरसेल सेलुलर लिमिटेड एंड डिशनेट वायरलेस लिमिटेड। सो बेसिकली जो इनके बिजनेस जो है ना आपस में एक दूसरे पे डिपेंड थे। वो किस तरह से डिपेंड थे वो मैं बताता हूँ आपको। देयर इज ए सब्सटेंशियल इंटरवीन एंड इंटरडिपेंडेंस अमंग द थ्री कॉर्पोरेट एप्लीकेंट। ये तीनों के तीनों जो हैं वो उसमें आ गए थे सीआईआरपी में। सो देयर इज ए सब्सटेंशियल इंटरवीन एंड इंटरडिपेंडेंस अमंग द थ्री कॉर्पोरेट एप्लीकेंट and the business are interlinked and intertwined. The corporate applicant dependent on the common set of asset for their individual functioning. उनका एसेट बेस भी कॉमन ही था। Each of three corporate applicant carried out telecom business under the common brand of Aircel. उनका जो ब्रांड था वो भी एयरसेल ही था। उसी के अंडर में ब्रांड में वो तीनों जो है काम कर रहे थे। Though the brand is itself is owned by Aircel Limited, there was an arrangement between the Aircel Limited, Dishnet Wireless Limited and Aircel Cellular Limited to pay brand royalty to Aircel Limited. So जो तीनों का एक ही ब्रांड था एयरसेल, और एयरसेल ब्रांड वाज ओन्ड बाय द एयरसेल लिमिटेड, बट जो डिशनेट सेलुलर लिमिटेड था, डिशनेट वायरलेस एंड एयरसेल सेलुलर थे, वो उसको रॉयल्टी पे करते थे। जो टॉप मैनेजमेंट था वो तीनों जो कॉर्पोरेट थे उनका टॉप मैनेजमेंट था वो सेम था। मतलब वो जो टॉप मैनेजमेंट के जो एम्प्लॉय थे वो सब भी सेम थे। एंड एडिशनली देयर वर आल्सो एम्प्लॉइज who are rendering service to one or more corporate applicant in discharge of their official duty. तो मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉई वर द कॉमन एम्प्लॉई जो तीनों कंपनीज को सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे। द टेलीकॉम बिजनेस ऑफ एयरसेल ग्रुप इज सेपरेट अक्रॉस 23 सर्कल अक्रॉस इंडिया। सो जो इनके टेलीकॉम बिजनेस जो जहाँ था वो जो अक्रॉस जो डिफरेंट सर्कल इन इंडिया स्प्रेड था, वो भी आपस में था। कुछ सर्कल किसी एक कंपनी के पास थे या कुछ सर्कल किसी दूसरी कंपनी के पास थे, इस तरह से था। द फाइनेंशियल क्रेडिटर ऑफ कॉर्पोरेट एप्लीकेंट हैव एक्नॉलेज द इंटरलिंकेज। और जो फाइनेंशियल क्रेडिटर थे जिन्होंने उनको लोन दे रखा था, उन्होंने भी इसको एक्सेप्ट कर रखा था और उनको कभी कोई ऐसा इशू नहीं था जो ये इंटरलिंकेज के लिए। देयर आर आल्सो टेक्निकल इंटरडिपेंडेंस ऑफ ईच ऑफ द कॉर्पोरेट एप्लीकेंट। उनकी आपस में टेक्निकल डिपेंडेंसी भी थी। समझ रहे आप इसका? इस तरह से मतलब एक दूसरे, इन तीनों कंपनियां एक्चुअल में कंपनियां तीन थी लेकिन वो काम एक कंपनी की तरह ही कर रही थी वो, क्योंकि उनकी जो कॉमन एसेट थी, कॉमन एम्प्लॉय थे। ठीक है, टेक्नोलॉजिकली एक दूसरे पर डिपेंड थी। प्रोसेस इस तरह से था कि एक कंपनी दूसरी कंपनी पे डिपेंड थी, ब्रांड भी एक ही यूज कर रही थी। अब हुआ क्या कि जो इनका जो रिजोल्यूशन एप्लीकेंट था, उसने जो रिजोल्यूशन प्लान दिया वो तीनों के लिए एक ही रिजोल्यूशन प्लान दिया, और उसने कंडीशन लगा दी कि इधर ऑल और नन, किया तो मैं तीनों को ही परचेज करूंगा या नन, या कोई भी परचेज नहीं करूंगा। द रिजोल्यूशन एप्लीकेंट हैज अडॉप्टेड एन ऑल इन ऑल और नन स्ट्रेटजी। उसने कहा कि क्योंकि आपस में तीनों इतनी इंटरडिपेंडेंट है कि मैं किसी एक या दो को नहीं परचेज कर सकता है, या तो मुझे तीनों ही परचेज करनी पड़ेंगी, इधर ऑल और नन स्ट्रेटजी उसने रिजोल्यूशन प्लान में अप्लाई की। सो अब इश्यू वाज द बिफोर द एनसीएलटी वाज कि वेदर ए सिंगल प्लान कैन बी अप्रूव्ड फॉर 3 कॉर्पोरेट डेटर बाय द एए। तो क्या 3 कॉर्पोरेट डेटर के लिए सिंगल प्लान अप्रूव किया जा सकता है? दिस वाज द इश्यू। नो। सो am I able to clear the situation, गोकुल जी? यस सर। गोकुल जी, Sorry. हाँ संजय जी। हाँ, so am I able to clear the situation?
Yeah, perfect, sir. So Go ahead. अब so एनक्लेट का जो डिसीजन है, सॉरी एनसीएलटी का जो डिसीजन आया, द एए हेल्ड दैट देयर कैन बी ए सिंगल विंडो क्लियरेंस ऑफ द रिजोल्यूशन प्लान एंड ए सिंगल रिजोल्यूशन प्लान कैन बी देयर फॉर द these three corporate applicant. Multiple CDs, yes. हाँ जी. So this was the मतलब brief fact of the cases of this case. उसके साथ कुछ और डिसीजन थे इसमें, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो भी मैं आपको बताता हूँ. इसमें रिजोल्यूशन प्लान प्रपोज किया गया, उसमें ये द आर ए प्रोस्पेक्टिव आर ए propose that the post obtaining control of the corporate debtor in accordance with the resolution plan, the corporate debtor will gradually terminate or lay off the employee of the corporate debtor for running the corporate debtor on a significant scale down basis without providing any notice. तो इसमें जो Without notice, PRA हाँ. प्रोस्पेक्टिव कॉर्पोरेट रिजोल्यूशन एप्लीकेंट, उसने कहा कि मेरे को ये जो बिजनेस है एयरसेल लिमिटेड का, वो थोड़ा स्केल डाउन करना है, तो उसके लिए मुझे एम्प्लॉय को ले ऑफ करना पड़ेगा. सो मैं एम्प्लॉय को ले ऑफ करूंगा और विदाउट एनी नोटिस पीरियड करूंगा, जो उसने रिजोल्यूशन प्लान में प्रपोज किया, एंड विदाउट एनी ले ऑफ नोटिस एंड प्रोवाइडिंग एनी पेमेंट इन ल्यू ऑफ सच नोटिस पीरियड, और मैं उस नोटिस पीरियड के लिए कोई पेमेंट भी नहीं दूंगा. दैट ही द पीआरए ने ये रेजोल्यूशन प्लान में अप्रूव किया. सो इसमें जो ए ने डिसाइड किया, ए हेल्ड दैट व्हाइल लेइंग ऑफ एज ए पार्ट ऑफ स्केलिंग डाउन इज परमिटेड. सो ए ने कहा कि आप ले ऑफ कर सकते हो, ये परमिटेड है. मतलब ये पॉइंट भी हम पे इस तरह की क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि क्या ले ऑफ परमिटेड है रेजोल्यूशन प्लान में. सो इस केस में ए ने डिसीजन दिया कि यस, अगर आप बिजनेस को स्केल डाउन करना चाहते हो, जो प्रोस्पेक्टिव रिजोल्यूशन एप्लीकेंट है, तो ले ऑफ की जा सकती है एम्प्लॉय की. इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ रिजोल्यूशन एप्लीकेंट. यस, बट सर, इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि एज पर द एग्रीमेंट विद एम्प्लॉइज. हाँ यस, आपने बिल्कुल सही कैच किया है. But it shall be the duty of RA and the corporate debtor to ensure that the terms of the such laid off employees are respected and honored in terms of payment and notice. So उन्होंने कहा कि आप ले ऑफ कर सकते हो, बट जो एम्प्लॉयमेंट की टर्म्स हैं और जो नोटिस की टर्म्स हैं, उनको आपको ऑनर करना पड़ेगा. जो भी उनके अपॉइंटमेंट लेटर में है, वो सब आपको ऑनर करनी पड़ेगी. राइट. और साथ में उसके साथ साथ इसमें एक और भी पॉइंट था कि जो, क्योंकि इसमें टेलीकॉम के लाइसेंस थे, तो वो क्या रिन्यू होंगे नए कॉर्पोरेट डेटर के नाम पे. भाई अगर अदरवाइज तो कोई क्यों लेगा किसी कंपनी को, एयरसेल के नाम पे या डिशनेट के नाम पे या फिर एयरसेल सेलुलर के नाम पे, जो भी लाइसेंस है, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, अलग अलग डिपार्टमेंट से, उनके पास बहुत सारे लाइसेंस होंगे, वो इतना बड़ा बिजनेस रन कर रहे थे. सो उसमें डिसीजन यह है कि ऑल द बिजनेस परमिटेड ऑफ द बिजनेस परमिशन परमिट और लाइसेंस ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर that may have lapsed or expired shall be renewed by the respective relevant authorities including DOT with effect from the approval date. So ये ने इसमें हेल्ड किया कि जो भी लाइसेंस हैं, अगर वो एक्सपायर हो चुके हैं या लैप्स हो गए हैं, तो वो जो रिस्पेक्टिव अथॉरिटी, जो गवर्नमेंट है, वो अप्रूवल की डेट से उसको रिन्यू करेंगे. ठीक है सर, क्लियर है? अच्छा, इसमें सर एक लिखा है इन्होंने, a moratorium penalties proceedings to be extended for 12 months from the effective date of resolution applicant. No, it is not it is in the. उसमें इसने रिजोल्यूशन प्लान में उसने ये भी एक पॉइंट, 2 पॉइंट और बनाए थे कि एक तो आप जो मोरिटोरियम है उसको आप एक्सटेंड कर दीजिए 12 मंथ से, सो दैट कि आई कैन इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट द रिजोल्यूशन प्लान. तो उसने एनसीएलटी ने मना कर दिया कि वो तो पॉसिबल नहीं है. हम जो मोरिटोरियम तो रिजोल्यूशन प्लान तक ही लगेगा, वी कैन नॉट एक्सटेंड द मोरिटोरियम. एंड सेकंड इश्यू आज की ही प्रपोज इन द रिजोल्यूशन प्लान की कुछ टैक्सेस लगेंगे, जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिजोल्यूशन प्लान होगा उसमें जो बैंक की तरफ से या कोई स्टाम्प ड्यूटी लगेंगी या कुछ ट्रांसफर चार्जेस लगेंगे, वो भी वेव ऑफ किया जाए.
ठीक है, तो उसमें हाँ एनसीएलटी ने कहा कि ऐसी कोई ब्लैंकेट अप्रूवल नहीं दी जा सकती, क्योंकि बहुत सारे ट्रांसफर होंगे ना, 3 कंपनियां हैं, उनके हम्म नाम पे अलग अलग लाइसेंस हैं, अलग अलग एसेट हैं, करेक्ट तो वो सब अब हम्म कॉर्पोरेट डेटर के नाम पे ट्रांसफर होंगी। तो उसने कहा कि मेरे को तो ट्रांसफर चार्जेस, स्टाम्प ड्यूटी इतनी ज्यादा लग जाएगी, हम्म तो मैं इतना पैसा कहाँ से लाऊंगा, कि उतनी टावर है, हम्म इतनी एसेट है, अक्रॉस इंडिया एसेट है, हर स्टेट के स्टाम्प ड्यूटी के चार्जेस बहुत ज्यादा होते हैं, अलग अलग होंगे, हम्म तो हाउ यू आई विल हम्म पे, मतलब मेरे को तो एक बड़ा पार्ट जो है आई हैव टू प्रोवाइड फॉर द दीज टैक्सेज। सो सर उसने कहा इसमें कि रिजोल्यूशन एप्लीकेंट सॉरी इसमें रिजोल्यूशन एप्लीकेंट कौन था सर? रिजर्वेशन एप्लीकेंट था, इट वाज ए एआरसी कंपनी, मैंने उसका नाम बताता हूँ आपको। इसमें है क्योंकि क्या है कभी ये लोग यूवी उसका एसेट नाम दे देंगे। यूवी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी यूवी ओके एंड एट कैपिटल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, देयर वाज द टू रिजोल्यूशन एप्लीकेंट इन दिस केस, उन्होंने ज्वाइंटली हम्म किया था। सेकंड वाले का नाम क्या सर? वन वाज द एट कैपिटल एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड कैपिटल अच्छा एंड फर्स्ट वाज द यूवी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। या उसके बाद एट कैपिटल ने विड्रॉ कर लिया रिजोल्यूशन प्लान, हम्म और वाज द सक्सेसफुल रिजोल्यूशन एप्लीकेंट वाज यूवी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। ओके हाँ जी। थैंक यू सर। कभी कभी ये लोग ऐसा भी कर सकते हैं क्या, ये यूवी एसेट रिकंस्ट्रक्शन का नाम दे देंगे एंड आईआर का नाम दे देंगे, ऐसा भी कर सकते हैं? कर तो सकते हैं सर, एक कुछ क्वेश्चन में तो कर सकते हैं करने को, लेकिन ऐसा करना इन जनरल नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे ऐसी कोई गारंटी नहीं है, बट इन जनरल नहीं होता। हाँ ओके ओके। हाँ हाँ बेसिकली नाम याद रखे तो अच्छा है, बिकॉज इफ दे हाँ, कैन जो जितना हम रिकॉल ट्विस्ट। कर पाए उतना बेटर है, बट हमारा फोकस हाँ कंसेप्ट पे ज्यादा रहना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यस यस वही काम आएगा। बिल्कुल और बिल्कुल आप नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, जब आपको मैटर पता है तो आप केस को तो बाद में जिन प्रैक्टिस में जाएंगे तो भी केस के फैक्ट ही आपको याद रखने हैं, वो उसको केस को। यस यस बिल्कुल सो जब ये टैक्सीज के लिए उसने अप्रूवल मांगी कि आप एक ब्लैंकेट अप्रूवल दे दीजिए कि कोई चार्जेस नहीं लगेगा, सो दैट कि मेरे को काफी हम्म सेविंग हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई ब्लैंकेट अप्रूवल नहीं दी जा सकती, नो ब्लैंकेट अप्रूवल कैन बी प्रोवाइडेड, यू प्रे टू केस बेस पे हम देख सकते हैं। हाँ जी। यस यस परफेक्ट सर। ठीक है सर, क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. यस यस इट इज। नेक्स्ट केस इज एसबीआई वर्सेस आधुनिक मेटल, इन द मैटर ऑफ आधुनिक मेटल लिमिटेड। एक्चुअल में इस आधुनिक मेटल जो लिमिटेड है उसका जो वो सीआईआरपी में गया, तो जो द सक्सेसफुल रेजोल्यूशन एप्लीकेंट वाज लिबर्टी हाउस ग्रुप। हमने लिबर्टी हाउस ग्रुप का एक केस पहले भी पढ़ा था एनक्लेट में, यस सर यस। है ना। हम्म तो जब लिबर्टी हाउस ग्रुप ने या जब उसके लिए रेजोल्यूशन प्लान सबमिट किया, तो उसका रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो गया आधुनिक मेटल के केस में, बट उसने 1 साल बाद भी कोई ऐसा स्टेप नहीं लिया जो रेजोल्यूशन प्लान के अकॉर्डिंग था। उसने वो ही लिबर्टी हाउस ग्रुप वाज फेल टू इम्प्लीमेंट द प्लान, रेजोल्यूशन प्लान, और उसके उस पीरियड में करीबन 1 साल निकल गया। आप समझ रहे हैं बात को, जिस डेट को उसका प्लान अप्रूव हुआ, अगर आप पहले वाला केस याद करेंगे उसमें भी यही था कि उसने कहा कि भी रिजोल्यूशन लिबर्टी हाउस ग्रुप ने डिड नॉट कॉन्ट्रा इम्प्लीमेंट द रिजोल्यूशन प्लान, उसने कहा कि सीओसी ने कुछ रिजोल्यूशन प्लान की कंडीशन को वायलेट किया है, आप मुझे जो मैंने 50 करोड़ की सिक्योरिटी दी आप उसको अपफ्रंट फी पेमेंट में एडजस्ट कीजिए। कोई आप सब लोग हैं ना एक्टिव? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सॉरी यस सर वी आर देयर वी आर देयर। आप उसको रिकॉल कर पा रहे हैं उस एनक्लेट वाले डिसीजन को? मैं थोड़ा उससे कनेक्ट करना चाह रहा था। Yes, sir. बिल्कुल सर रिकलेक्ट हो गया सर। हाँ, हो तो उस गया। केस में फिर बाद में एनक्लेट ने डिसीजन दिया था कि यू हैव टू इम्प्लीमेंट द प्लान इन लेटर एंड स्प्रिट, आप उसको विड्रॉ बैक आउट नहीं कर सकते।
करेक्ट लेकिन उस यस पीरियड में काफी जब वो डिसीजन आया एनक्लेट का तब तक काफी टाइम निकल गया। मतलब जब यस रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव हुआ उसके बाद जो लिक्विड और जब तक वो एनक्लेट का डिसीजन आया कि आपको ये रिजोल्यूशन प्लान मानना ही पड़ेगा, आप बैकआउट नहीं कर सकते, इट टुक अराउंड 1 ईयर। और उस पीरियड में कंपनी तो बंद नहीं हो नहीं सकती ना, तो कंपनी तो चल रही थी। तो यस लिक्विडेशन अब क्या हुआ कि वो जो उस केस में जब वो इस केस में उसने क्या किया कि वो करीबन 1 साल तक रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव इम्प्लीमेंट नहीं किया आधुनिक मेटल वाले केस में। उसके बाद ये केस लिक्विडेशन में चला गया। सो अब इश्यू ये आया कि जो जिस डेट को रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव हुआ सीआईआरपी क्लोज हो गई, सीआईआरपी प्रोसीडिंग उस दिन खत्म हो जाती है। यस सर और उसके बाद उसने 1 साल तक कुछ किया नहीं। वो 1 साल तक आपकी कंपनी की रनिंग कॉस्ट थी, ऑडिट भी हुई होगी, स्टेटरी कंप्लायंस की भी कॉस्ट थी, कुछ प्रोफेशनल व्यू पॉइंट होंगे। उसके बाद 1 साल बाद यस उसका लिक्विडेशन ऑर्डर हुआ। तो उस पीरियड की कॉस्ट का क्या होगा? जो वो 1 साल था, क्या वो सीआईआरपी की कॉस्ट है या वो लिक्विडेशन की कॉस्ट है? आप समझ रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. एक्सपेंसेस इनकर्ड बिटवीन यस द यस सीआईआरपी एंड स्टार्ट ऑफ लिक्विडेशन, वो क्या है? क्या वो सीआईआरपी कॉस्ट है या वो लिक्विडेशन कॉस्ट है? सो जब ये मैटर, अब इसमें इश्यू यही था कि वो जो कॉस्ट है उनका क्या किया जाए। सो जब ये मैटर एनसीएलटी के पास गया तो द एनसीएलटी कंसीडर्ड सेक्शन 53 ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, सेक्शन 5 सबसेक्शन 13 आईआरपी सीआईआरपी कॉस्ट एंड सेक्शन 5 सबसेक्शन 16 लिक्विडेशन कॉस्ट। इन सब को उसने स्टडी किया। देन एनसीएलटी नोटेड दैट जो ये कॉस्ट है, दिस कैन नीदर बी द ट्रीटेड एज सीआईआरपी कॉस्ट नॉर डू दे फॉल विद इन द एम्बिट ऑफ लिक्विडेशन कॉस्ट एंड कैन नॉट बी अकॉर्डेड प्रायोरिटी ओवर द अदर ड्यूज। तो एनसीएलटी ने कहा कि जो ये कॉस्ट है, ये जो बिटवीन द सीआईआरपी की क्लोज की को डेट कंप्लीट होने से लेकर और लिक्विडेशन स्टार्ट होने तक के बीच की जो कॉस्ट है, वो न तो सीआईआरपी कॉस्ट का पार्ट है और न ही लिक्विडेशन कॉस्ट का पार्ट है। सो ये प्रायोरिटी वाले को उसमें तो आएंगी नहीं। So this can be, so applicant may rely on the statutory treatment of the claim as laid down in section 53. So you can consider as the operational creditor। उसमें वो और उसी के अकॉर्डिंग ये आपके जो सेक्शन 53 का प्रायोरिटी ऑर्डर है उसमें फॉल करेंगे। क्लियर है चक्रवर्ती जी? Yes, sir. Yes, sir. No, no, just 53 क्या just निकाल के पढ़ रहे हैं, sir. सेक्शन 53 है आपका लिक्विडेशन का, जिसमें कि किस क्रेडिटर को किस किस प्रोसेस में पेमेंट होगी, वाटरफॉल मैकेनिज्म। Okay, okay. तो उन्होंने कहा कि सेक्शन 53 में आप एज ए ऑपरेशनल क्रेडिटर इनको क्लेम कर हो जाएंगी, ये पेमेंट हो जाएंगी, लेकिन दिस इज नॉट नीदर द पार्ट ऑफ सीआईआरपी कॉस्ट नॉट द पार्ट ऑफ लिक्विडेशन कॉस्ट एज अ ऑपरेशनल क्रेडिटर सर। हाँ जी, वो उसमें आप वहां पे अप्रोप्रिएटली आप उनको पे कर देंगे। ओके ओके हाँ जी। द नेक्स्ट केस इज जेट एयरवेज लिमिटेड। एक्चुअल में जेट एयरवेज लिमिटेड के अगेंस्ट में ना कुछ प्रोसीडिंग चल रही थी होलैंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। होलैंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इसके अगेंस्ट में जेट एयरवेज के जो है उसकी कई जगह ऑफिस होंगे, एसेट बेस भी होगा, बिजनेस भी था। उसकी कुछ प्रोसीडिंग लिक्विडेशन की प्रोसीडिंग होलैंड में स्टार्ट चल रही थी, वो काफी एडवांस स्टेज पे थी और वहां पे बैंकरप्सी की प्रोसीडिंग चल रही थी। नोट लिक्विडेशन या बैंकरप्सी कह लो, लिक्विडेशन की प्रोसीडिंग वहां पे चल रही थी। उसके बाद जो है यहाँ पे इंडिया में उसकी प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई, लेकिन इंडिया में बाद में हुई। जब इंडिया में प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी और जब इंडिया में प्रोसीडिंग चल रही थी उसकी, तो ये लिक्विड वहां की जो कोर्ट है उसने यहाँ की किसी प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी के थ्रू यहाँ पे एनसीएलटी को अप्रोच किया कि भाई हमारी कुछ प्रोसीडिंग वहां चल रही है और हमें भी जो इंडिया में प्रोसीडिंग चल रही है उसका पार्ट बनाया जाए, या फिर जो हमें इंडिया की जो एसेट्स है वहां से रिकवरी करने की परमिशन दी जाए। फैक्ट क्लियर है सर इसके केस के? Sir, this is actually cross-border insolvency, no, sir? हाँ जी, इट्स ए क्रॉस बॉर्डर मैटर। तो ये मैटर जो है एनसीएलटी के पास आया, उन्होंने किसी प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी के थ्रू एनसीएलटी को अप्रोच किया
वहां के अथॉरिटीज ने, हॉलैंड के अथॉरिटीज ने। सो जब ये मैटर एनसीएलटी के पास आया तो एनसीएलटी द ए एग्जामाइंड सेक्शन 234 एंड 235 ऑफ आईबीसी that deal with the matter regarding the agreement with foreign country and the letter of request to a country outside India in solution resolution process where the asset of the corporate debtor exists outside India. Then the A stated that the above provision of IBC is yet to be notified, hence not enforceable. So उन्होंने कहा कि जो सेक्शन 234 और 235 है उसमें ऐसे प्रोविजन तो हैं, लेकिन वो प्रोविजन अभी नोटिफाई नहीं किए गए हैं गवर्नमेंट ने, सो वो इन्फोर्स नहीं किए जा सकते. So therefore, the A are not empowered to entertain the order passed by the foreign jurisdiction in this case. So उनकी रिक्वेस्ट को ए ने रिजेक्ट कर दिया. ए ने कहा, एनसीएलटी ने कहा कि भाई जो आईबीसी के जो भी प्रोविजन है फॉरेन एग्रीमेंट से रिलेटेड वो अभी नोटिफाई नहीं हुए हैं. सो वी आर नो, अभी हम उनको उनके बेस पे कोई डिसीजन नहीं दे सकते और वी आर नॉट द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी, है हमारी जुरिस्डिक्शन में नहीं आता कि हम उसको जो ए के कोई आईबीसी कोड के प्रोविजन को नोटिफाई कर दें या उन पे कोई डिसीजन दे दें अनलेस एंड अनटिल इट इज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट. सो उनकी जो रिक्वेस्ट थी उसको रिजेक्ट कर दिया गया, जो भी हॉलैंड की जो भी जुरिस्डिक्शनल अथॉरिटी थी उनकी रिक्वेस्ट को. दिस इज द बेसिकली समरी ऑफ द केस. Then what about the? अच्छा सर, इसमें सॉरी एनएल कोर्ट इसमें लिखा है सर, ये व्हाट इज एनएल कोर्ट? एनएल सर हॉलैंड का ही कुछ वो कोर्ट, कोई सिटी या कुछ ऐसा है उनका. अच्छा ओके. हाँ जी, वो हॉलैंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था तो उसी का कुछ होगा, कुछ फॉरेन कोर्ट, एनएल कोर्ट भी जो होगा. स्क्रीन शेयरिंग थोड़ा इनेबल कीजिए. हाँ ओके सुपर. एंड नीदरलैंड, एनएल मींस नीदरलैंड, सॉरी. हाँ तो इंडिया में सीआरपी प्रोसेस चालू हो गया वो भी. हाँ. सो एनएल मींस नीदरलैंड कोर्ट. नीदरलैंड, द नेम ऑफ द हॉलैंड इज आल्सो नीदरलैंड ना. No, Netherlands court is in Holland. हाँ, हॉलैंड, नीदरलैंड नेम, सेकंड नेम इज हॉलैंड. हॉलैंड एंड नीदरलैंड इज द सेम कंट्री. Sir, what about CRP process of India that has been allowed or disallowed? Whether CIRP can be admitted if the NL court already passed the insolvency order? Yes. उन्होंने कहा कि जब पहले से किसी नीदरलैंड के में उसकी पहले से CIRP स्टार्ट हो चुकी है तो क्या इंडिया में भी स्टार्ट हो सकती है? यस, इट कैन बी स्टार्टेड. एनएल कोर्ट ऑर्डर नलिफाइड. उसके द इश्यू इज कि क्या पहले से अगर किसी की जैसे उसमें कोर्ट में लिखा है ना, कोड में, कि अगर पहले से आपकी CIRP स्टार्ट है तो उसके अगेंस्ट में फिर CIRP नहीं हो सकती. अगर आप जाएंगे ना, उसके सेक्शन बताता हूं मैं आपको. इट इज रेफरिंग द सेक्शन 11, पर्सन नॉट एंटाइटल्ड टू मेक एप्लीकेशन. उसमें लिखा है ना कि अगर आपकी प्रोसीडिंग पहले से चल रही है तो देन आप वो प्रोसीडिंग दोबारा से स्टार्ट नहीं हो सकती. चक्रवर्ती जी. Yes sir, yes sir. सो इस केस में इसलिए क्योंकि वो प्रोसीडिंग तो आउट ऑफ इंडिया चल रही है ना, तो इसलिए हमने उस कोर्ट के ऑर्डर को तो नलिफाई किया और हमने कहा कि इंडिया में प्रोसीडिंग कैन बी एडमिटेड एंड इनिशिएटेड. Yes, already a proceeding is going on, so another proceeding cannot be initiated for the same cause. एक्चुअल में एनएल में जो थे वो प्रोसीडिंग पहले स्टार्ट हो गई थी एनएल में, नीदरलैंड में. Okay. सो एक क्वेश्चन ये भी आया कि अगर पहले से प्रोसीडिंग चल रही है तो एक्ट में तो ये लिखा हुआ है कि भी पहले से प्रोसीडिंग चल रही है तो आप स्टार्ट नहीं कर सकते. तो ये हुआ कि वो तो दूसरी कोर्ट में चल रही है ना, उनका थोड़ी हमारे ऊपर इम्पैक्ट है. Correct, correct. हाँ जी. हेलो. हम्म.
नेक्स्ट केस इज इन द मैटर ऑफ पाल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर लिमिटेड। इस केस में बेसिकली क्या था कि ये सीओसी की परसेंटेज से रिलेटेड है। सीओसी में उन्होंने अलग अलग क्लास ऑफ क्रेडिटर बनाए हुए थे। अब जो क्लास ऑफ क्रेडिटर था, एक क्लास ऑफ क्रेडिटर था होम बायर का, पाल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट लिमिटेड में होम बायर का क्लास ऑफ क्रेडिटर था, जिसमें कि किसी मैटर आईआरपी को रिप्लेस करना था। IRP was appointed in the Metropole Infrastructure and Developer Limited। अब IRP को जब अब IRP अपॉइंट करने के बाद जब उसकी कंफर्मेशन की बात आई COC फॉर्म होने के बाद, यानी कि उसको IRP को ही रखना है या उसकी जगह RP अलग से अपॉइंट होना है, तो जब उसमें वोटिंग हुई तो जो होम बायर की क्लास थी, द क्लास क्रेडिटर ऑफ होम बायर, उसमें से 72.39% होम बायर प्रेजेंट थे इन वैल्यू, जो उसमें प्रेजेंट थे वो होम बायर। एंड उन्होंने उसमें से आउट ऑफ 72% 38.92% ने वोट किया कि IRP को हटाना है और उसकी जगह नया IRP लेके आना है। Change of IRP. हाँ, टू चेंज द IRP, दे वोटेड फॉर टू चेंज द IRP, यानी कि द इश्यू आज कि आउट ऑफ 100% 100 home buyer, 72.39% was the present, and out of 72.39 was present, 38.92 were voted in favor of the replacement of the IRP। Okay. मतलब मोर देन 50% वोटेड इन रिप्लेसमेंट फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ IRP। लेकिन IRP जो थे उन्होंने उसकी रिक्वेस्ट को कंसीडर नहीं किया। उन्होंने कहा कि भी अगर आपको IRP को रिप्लेस करना है तो 66% का वोट होना चाहिए, लेकिन आप COC ने तो सिर्फ 50% नहीं कंसीडर किया है, मतलब ऑलमोस्ट 55% बनाना। ये आउट ऑफ 72.39 38.92 ने फेवर में वोट किया ना। Yes. Another 32 is required. हाँ जी, Another 32 is required. श्योरी 38 फेवर में आप वोट किया सर, और 30% चाहिए ना, वही बोल रहे हैं। नहीं, यहाँ पे वोटिंग की बात हुई तो उसमें प्रोविजन है ना कि अगर आपको IRP को रिप्लेस करना है तो 66% का वोट होना चाहिए COC का। ओके ओके, तो उन्होंने किया 38.92% नहीं, मिला 38.92%। आउट ऑफ 70 जो प्रेजेंट थे ना, 72, एक सेकेंड, जो होम बायर का जो वोट था वो 72.39% का था COC में, मतलब आउट ऑफ 100% ऑफ COC वोट 72.39% बिलोंग्स टू होम बायर। ओके 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 ओके, और उस 72.39 का 38.92 ने वोट किया इन फेवर ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ IRP। ओके। तो उस क्लास पे IRP ने कहा कि नहीं, ये तो 66% ने तो किया नहीं वोट IRP को रिप्लेस करने के लिए, तो उसने कहा कि ये रिप्लेस नहीं हो सकता IRP। ओके हाँ जी, ओके सर, थैंक यू। ओके। सो अभी केस के फैक्ट क्लियर हो गए। यस सर, यस सर, और जो यस सर। एक्चुअल में जो बट सॉरी बट सर इसमें सॉरी वन सेकंड। हाँ जी, बताएं। नहीं, मगर इसमें ऐसा है ना, if it is more than same sorry 70%, उसमें ऐसा है नहीं, नॉट मोर देन 70%। उसमें ये है कि अगर कोई क्लास ऑफ क्रेडिटर है, सेक्शन 25A ऑफ सब सेक्शन 3A, नहीं, सब सेक्शन 3A ऑफ सेक्शन 25A में ये लिखा हुआ है कि अगर क्लास ऑफ क्रेडिटर है तो उस केस में अगर आप क्लास ऑफ क्रेडिटर के वोट जो पार्टिसिपेंट है, अगर वो मोर देन 50% से भी वोट करते हैं तो उसको 100% वोट माना जाएगा। यस यस, ये सेक्शन 25A का सब सेक्शन 3A ये कहता है। करेक्ट। लेकिन IRP ने उसको सेक्शन को इग्नोर किया, या उसकी जो भी इंटेंशनली किया या अनइंटेंशनली किया, और उसने कहा कि मुझे चैलेंज रिप्लेस नहीं किया जा सकता। जब ये मैटर NCLT के पास गया तो NCLT ने इसको क्लेरिफाई किया कि एज जो सब सेक्शन 3
ऑफ सेक्शन 25A है, वो क्लियर कहता है कि if a decision is taken by a vote of more than 50% voting share of a financial creditor of a class represented by the AR authorized representative, then the vote cast by the AR on the behalf of respective class is to be treated as 100%. अगर उसकी एक पर्टिकुलर क्लास की मोर देन 50% जो है वोट आ जाती है किसी डिसीजन के फेवर में, तो उसको 100% कंसीडर कर लिया जाएगा। ये क्लियर लिखा हुआ है एक्ट में। बट आईआरपी इंटेंशनली और अनइंटेंशनली उसको इग्नोर करके आईआरपी ने कहा कि 66% वोट चाहिए आईआरपी को रिप्लेस करने के लिए, और ये अब रिप्लेस नहीं हो सकता। तो वो 66% से तो ज्यादा 100% ही हो गए, तो उसको रिप्लेस किया जा सकता है। एनसीएलटी ने कहा कि आईआरपी को रिप्लेस किया जा सकता है इस केस में, क्योंकि ये आपका प्रोविजन में लिखा हुआ है। क्लियर है चक्रवर्ती जी? सर आई एम क्लियर सर। और ये जो Yes, sir. सेक्शन 25A है उसका सब सेक्शन 3 है, उसमें ये बात लिखी हुई है, और उसमें सिर्फ इसका एक ही प्रोवाइजो है, वो है एप्लीकेशन विदड्रॉ करने से रिलेटेड। जहां पे कि आपको 90% अप्रूवल चाहिए, वहां पे आपको 90% अप्रूवल ही चाहिए क्लास ऑफ क्रेडिटर में भी। ओके सर, ओके। एम आई क्लियर? यस सर, यस सर। Yes, sir. मतलब उसमें क्लास ऑफ क्रेडिटर में when withdrawal is there, that time exactly 90% required or more than 50% is treated as 90%. नहीं नहीं, उसमें एग्जैक्ट 90% ही चाहिए। दैट इज वन एक्सेप्शन टू दैट रूल। Okay, okay, हाँ, okay, okay, okay. Thanks. हाँ। वो एक आप उसका एग्जाम प्रोवाइजो है उसमें कि अगर एप्लीकेशन विदड्रॉ नहीं है तो 90% ही चाहिएगा, 50% से काम नहीं चलेगा। Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद जो अगला केस है भारतीय डिफेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। Sorry. ये सिंपल केस है सर। अब ये 2-3 सिंपल केस ही बचे हैं। भारतीय डिफेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड में क्या था कि जो पहले एनसीएलटी की ना एक वो आई थी, आपको याद है, एक केस में हमने पढ़ा था कि उसमें एनसीएलटी ने एक रेगुलेशन नोटिफिकेशन इशू की थी कि जो भी एप्लीकेशन फाइल होगी उसमें आप जो भी फाइनेंशियल क्रेडिटर एप्लीकेशन फाइल करेंगे उसमें इंफॉर्मेशन यूटिलिटी से का ही प्रूफ लगाएंगे, आईयू का ही। Right. हाँ जी। रिकॉर्ड ऑफ डिफॉल्ट नोट इन आईयू, एविडेंस वाइंडिंग अप पेटिशन, इंडिकेटिव स्टैंप ड्यूटी, पेटिशन एडमिटेड अंडर सेक्शन 7। तो बेसिकली इसमें क्या था कि उसमें नोटिफिकेशन आई थी, एनसीएलटी के प्रेसिडेंट ने नोटिफिकेशन इश्यू की कि जो भी एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 7 लगेंगी उसमें आप आई इंफॉर्मेशन यूटिलिटी के रिकॉर्ड ही लगाए जाएंगे। अगर किसी के पास इंफॉर्मेशन यूटिलिटी का रिकॉर्ड नहीं है, किसी बैंक के पास या फाइनेंशियल क्रेडिटर के पास, तो पहले आप आईयू में जाएं, रिकॉर्ड रजिस्टर कराएं, फिर एप्लीकेशन लगाएं। और जो एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन है वो पहले उनको भी 30 दिन का टाइम दिया गया था, लेकिन बाद में वो नोटिफिकेशन विड्रॉ हो गई। वो हाईकोर्ट ने उस पर डिसीजन दे दिया कि ये गलत है। तो बाद में इसमें यही केस था। पहले तो इस केस में ये कहा गया, एनसीएलटी ने कहा कि भाई पहले आप आईयू का रिकॉर्ड लगाएं, और फिर बाद में उसने रिक्वेस्ट की तो दोबारा से उसको एक्सेप्ट कर लिया विदाउट आईयू रिकॉर्ड, बेस्ड अपॉन द रिकॉर्ड ऑफ डिफॉल्ट एज स्पेसिफाइड अंडर अनदर मोड ऑफ रेगुलेशन ऑफ आईपीबीआई। तो जो उसके दूसरी रिपोर्ट थी जिसमें उसने सैंक्शन लेटर और जो अदर डॉक्यूमेंट थे उसके बेस पे इसकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया। Record of default So, sir. हाँ जी। so that means, sorry. You finish, sir. You finish, Gopalji. I will wait. Yeah. Chakra, that means the information utility record is not required. That is what this case we can remember. नहीं, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी रिकॉर्ड इज नॉट कंपल्सरी, इट इज Not compulsory. रिक्वायर्ड, Okay. इफ अवेलेबल इट इज रिक्वायर्ड, एंड इट विल बेसिकली strong our case, strong the case of the financial creditor, but it is not compulsory. It is only directory, not mandatory. It is no, yes, it is only directory कि अगर आपके पास है तो आप सबमिट कीजिए। उसके बाद अगर इंफॉर्मेशन यूटिलिटी के आप उसका स्क्रीनशॉट शेयर कर देंगे तो फिर आपको कोई डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है।
आपको फिर सेक्शन लेटर नहीं देना, फिर आपको कम्युनिकेशन नहीं देने। द डॉक्यूमेंट फ्रॉम द आईयू इज मोर देन सफिशिएंट। अगर वो रिकॉर्ड नहीं, आपने आईयू में रजिस्टर नहीं करा रखा, तो एनसीएलटी उसको मैंडेटरी नहीं कर सकता कि आप करवाएं। अभी वो लिबर्टी है कि आप इधर आप आईयू के रिकॉर्ड से भी हमें एप्लीकेशन लगा सकते हैं, या फिर आप अपने सेक्शन लेटर और जो भी बैंक के डॉक्यूमेंट है उसके थ्रू भी एप्लीकेशन लगा सकते हैं। ओके सर। सर मेरा डाउट है, रिकॉर्ड ऑफ यस डिफॉल्ट, सर। रिकॉर्ड ऑफ डिफॉल्ट बोल के लिखा है सर। सर हाँ जी, रिकॉर्ड ऑफ डिफॉल्ट बोल के लिखा है ना सर? हाँ जी। दैट मीन्स एक्सिस्टेंस ऑफ डिस्प्यूट होना है क्या? नहीं, रिकॉर्ड ऑफ डिफॉल्ट मीन्स कि डिफॉल्ट का रिकॉर्ड, लाइक कि उसने पेमेंट नहीं की, बैंक डिड नॉट गेट द ईएमआई ऑन टाइम, सो बैंक मेड ए कम्युनिकेशन कि आपके आयु का डिफॉल्ट है, उसका अकाउंट स्टेटमेंट, दैट इज रिकॉर्ड ऑफ डिफॉल्ट। करेक्ट सर। देन आईयू में जाके चेक करने के बिना ये रिकॉर्ड ऑफ डिफॉल्ट ये सब कहाँ से मिलेगा सर? आयु में तो आप कंटिन्यूसली वो अपना अपडेट करते हो ना इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी में, ओके फाइनेंशियल ओके क्रेडिटर, ओके। उसके उसको एक लॉगिन आईडी मिलती है, उसमें वो सभी चीजें अपडेट करता है, और उसके बाद अपडेट की एक मेल जो है उसको भी जाती है, कॉर्पोरेट डेटर को भी या कंपनी को भी। ओके ओके। हाँ, आईयू में क्या प्रोसीजर है कि सपोज करो आपने बैंक से लोन लिया, देन बैंक विल अपडेट टू द आईयू कि मैंने इसको लोन दिया है मिस्टर एक्स को। मिस्टर एक्स विल कंफर्म दैट, ही विल गेट ईमेल एंड ही विल कंफर्म दैट। ओके, उसके बाद फिर जो जो इंस्टॉलमेंट और वो सब रिकॉर्ड जो है आप आईयू में अपडेट करते जाएं, वो एक मेल जो है ऑटोमेटिकली बोरोवर को भी शूट हो जाती है। सो इट्स लाइक ए ऑनलाइन ट्रैकिंग बाय द गवर्नमेंट। ओके। हाँ जी। सर मैं ये जेट एयरवेज का अगेन रिविजिटिंग, दिस इज नेदरलैंड कोर्ट ऑर्डर इज नलिफाइड, हाँ जी, इसका मतलब सर? इसका मतलब कि नीदरलैंड कोर्ट ने ऑर्डर किया कि भाई हमारी प्रोसीडिंग चल रही है, वहां पे कंपनी लिक्विडेशन में है, और हमें यहाँ पे आप जो है उन्होंने ऑर्डर किया होगा कि आप जो है हमें यहाँ पे वो रिकवरी की वो रिकवरी करने दी जाए। हाँ, इंडिया में। हाँ, अच्छा। तभी तो, क्योंकि वहां से रिकवरी नहीं हो पाई, देन दे अप्रोच इंडिया ना, अदरवाइज वहां से उनकी लिक्विडेशन में रिकवरी हो जाती तो वो इंडिया में क्यों अप्रोच इंडिया में क्यों आते? राइट राइट राइट। क्योंकि वहां पे उनकी बैंकरप्सी या लिक्विडेशन चल रहा था, नॉट इंसॉल्वेंसी, बट बैंकरप्सी चल रही थी वहां पे जेट एयरवेज की। सो वहां पे उनको रिकवरी नहीं हो पाई, देन दे अप्रोच टू द इंडिया। हालांकि ये केस बाद में एनक्लेट में गया, और जो है एनक्लेट में उनको पार्टी बनाया गया इंडिया की प्रोसीडिंग का, जो इंडिया में प्रोसीडिंग चल रही थी उसका एक पार्टी बना लिया गया। ओके। लेकिन हमारे पास सिर्फ एनसीएलटी का केस है, यहाँ पे उनको मना कर दिया गया। ओके। उसके बाद हो सकता है उन्होंने गवर्नमेंट थैंक को यू भी सर। अप्रोच किया होगा डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू, सो गवर्नमेंट ने जो भी या अग्रीमेंट चेंज करके उनको पार्टी बना दिया बाद में, बट वो अभी हमारे सिलेबस का राइट। पार्ट नहीं है। सो नेक्स्ट केस इज वायसराय होटल। वायसराय होटल के केस में क्या था कि कोई जो वायसराय होटल का जो रिजर्वेशन एप्लीकेंट था, वो एक एआरसी थी, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, दैट वांट्स टू बाय द वायसराय होटल। और उस केस में ये था कि अगर कोई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी किसी केस में किसी सीआईआरपी में रिजोल्यूशन एप्लीकेंट बनना चाहती है, तो उसको जो अपना रेगुलेटर है उससे परमिशन लेनी पड़ती है। रेगुलेटर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के केस में आरबीआई है, सो उसने आरबीआई से यस। अप्रूवल नहीं ली। सो एक्चुअल में हुआ क्या कि इसके रिजर्वेशन प्लान को सीओसी ने अप्रूव कर दिया और आरपी ने भी ओके कर दिया, आरपी ने भी क्वेश्चन रेज नहीं किया। एक्चुअल में शायद उनके आपस में कुछ जो भी दे फेवर, बेसिकली दे फेवर दैट कंपनी की, उसकी अप्रूवल भी नहीं थी, स्टिल दे अप्रूव द रिजोल्यूशन प्लान सीओसी एंड आरपी। सो जब ये मैटर एनसीएलटी के पास अप्रूवल किया है रिजोल्यूशन प्लान, तो एनसीएलटी रिजेक्ट द रिजोल्यूशन प्लान ऑफ द दैट एआरसी। उसने कहा द इशू वेदर एआरसी इज एबल टू सबमिट ए रिजोल्यूशन प्लान विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ द रेगुलेटर, the NCLT rejected the resolution plan. Resolution plan is a conditional one subject to approval of RBI. Recommended IBBI to investigate matter against the RP and the management of financial institute to look into the act of their member of COC. एक्चुअल में हुआ क्या कि उन्होंने अप्रूव कर दिया, देन जब एनसीएलटी ने देखा कि ये अप्रूव कैसे हो गया, इसमें तो आरबीआई की अप्रूवल ही नहीं है, तो उसने प्लान को भी रिजेक्ट किया एंड आरबीआई भी आईबीबीआई को भी लिखा कि आप इनके अगेंस्ट में
आरपी के अगेंस्ट में डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चलाएं, क्योंकि इसने प्लान को कैसे ओके कर दिया जबकि अप्रूवल नहीं थी। उस मैटर को इन्वेस्टिगेट करें और सीओसी के मैटर को भी आप इन्वेस्टिगेट करें कि वो ऐसा कैसे उन्होंने प्लान को अप्रूव कर दिया। राइट सर, इसमें दोनों का नाम मिल सकता है, रिजोल्यूशन एप्लीकेंट और रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। कि ये तो सर देखना पड़ेगा, 1 मिनट गूगल पे देखना पड़ेगा फिर तो। ये आप गूगल पे देख अच्छा, लीजिए, मिल जाएगा आपको। हाँ ठीक है सर, ठीक है, जाने हाँ दो, नो प्रॉब्लम, हाँ। विल लुक इट लेटर। हम्म। पर इसमें बाकी आरबीआई की अप्रूवल चाहिए थी, ऐसा आप वो कर सकते हैं कॉल की आरबीआई की अप्रूवल या चाहिए थी। श्योर श्योर, और इसका आरबीआई नाम भी थोड़ा अप्रूवल। वाइसराय ही है, तो इट मींस कि दिस इज वाइसराय होटल, सो अकॉर्डिंगली यू कैन हम्म, या कनेक्ट विद द। बिल्कुल बिल्कुल। नाउ आवर लास्ट केस इज इन द मेट्रो भाटिया कोक एंड एनर्जी लिमिटेड। एक्चुअल में ना इसके केस के फैक्ट ना मुझे भी थोड़ा सा कम ही क्लियर है, मैंने भी इसको ना ज्यादा स्टडी, मुझे भी नेट पे भी कोई मैटर जो मिला ना मुझे इतना समझ नहीं आया। एक्चुअल में इस केस में क्या हुआ है जो हम यहाँ पे पढ़ पा रहे हैं, एसबीआई वाज द फाइनेंशियल क्रेडिटर, सो एसबीआई कंप्लेन अबाउट प्रोसीजरल लैप्स, कॉल फॉर फिजिकल मीटिंग ऑफ सीओसी टू डिस्कस द रिजोल्यूशन प्लान। इस केस में एसबीआई ने कुछ कंप्लेन की होगी कि भी उसमें जो कुछ प्रोसेस लैप हैं जो आरपी के भी आप पे होंगे या जो भी, एसबीआई वाज द वन पार्ट ऑफ द सीओसी, मतलब एसबीआई वाज नॉट द ओनली फाइनेंशियल क्रेडिटर, वो एक उसके पास एक छोटा पार्ट था एसबीआई के पास। सो ही कॉल फॉर फिजिकल मीटिंग ऑफ द सीओसी। एक्चुअल में उस टाइम पे क्या था कि लॉकडाउन था तो फिजिकल मीटिंग पॉसिबल नहीं थी। सो इस केस में अगर हम उसके फैक्ट देखेंगे, रिजोल्यूशन प्लान वाज अप्रूव्ड बाय 100% वोटिंग इंक्लूडिंग द एसबीआई। सो अगर इसको ना कंसीडर करें, एसबीआई ने क्या किया होगा कि 12A प्रपोजल रिजेक्टेड थ्राइस बाय द सीओसी। सो उसमें एसबीआई ने क्या किया होगा कि 12A मतलब विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन है 12A में। सो विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन एसबीआई ने रिक्वेस्ट की होगी, लेकिन वो सीओसी ने अप्रूव नहीं किया उसको। 3 बार वो 12A के एप्लीके प्रपोजल आया। 12A मीन्स की विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन, मैं यहाँ पे नोट भी कर लेता हूँ। विड्रॉल ऑफ CIRP एप्लीकेशन, रिजेक्टेड थ्राइस बाय सीओसी, इन पेंडेमिक फिजिकल मीटिंग नॉट नेसेसरी, अपील डिसमिस्ड। और उसने एसबीआई ने कहा कि फिजिकल मीटिंग होनी चाहिए सीओसी की, तो एनसीएलटी ने कहा कि भाई अगर पेंडेमिक है, लॉकडाउन लगा हुआ है, सो फिजिकल मीटिंग नॉट पॉसिबल, ठीक है, नॉट नेसेसरी, सो उसकी अपील डिसमिस हो गई। तो अपील मतलब SBI's demand was that physical meeting should be there, which is dismissed by this NCLT. हाँ, उसके साथ उसकी अब डिमांड ये भी थी कि भी सीआईआरपी एप्लीकेशन को विड्रा किया जाए। पहले उसने सीओसी को अप्रोच किया 3 टाइम्स, सीओसी ने हर बार उसको मना कर दिया। देन हो सकता है एसबीआई ने एनसीएलटी को अप्रोच किया होगा, तो एसबीआई ने कहा कि भी एनसीएलटी ने भी कहा होगा कि भी जब सीओसी ने ही मना कर दिया तो फिर आप कैसे विड्रा हो सकती है एप्लीकेशन। Okay, okay. हाँ जी। Procedural lapse we can remember as procedural lapse of COC. Resolution plan corresponding. Physical meeting. ठीक है सर, क्लियर है, करें Yeah, physical meeting we can remember as a code word for this. नहीं, पर आप भाटिया कोक से देखिए कैसे कनेक्ट करते हैं, वो मुझे तो ऐसा बीच में कुछ ऐसा क्लू मिला नहीं। जैसे वायसराय होटल में तो है कि आरबीआई का मैटर इन्वॉल्व था, उन्होंने सीओसी ने बुलडोज किया Yes. प्रोसेस को, एक बंदे को फेवर किया, लाइक, तो वो उस वे का है। पर यहाँ पे आपको देखना, भाटिया कोक को 12A से रिलीज कर दिया सर। कौन सा सर चक्रवर्ती जी? 12A विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन से रिलीज कर दीजिए बस। ओके। बेसिकली इसमें ये था कि अगर सीओसी मना कर दे कि एप्लीकेशन विड्रॉ नहीं होगी, तो आप कैसे विड्रॉ हो जाएगी, मतलब क्योंकि सीओसी के 90% चाहिए ना। यस सर।
हम्म, है ना। तो अगर एसबीआई के yes, पास वो एसबीआई के पास उतनी वोटिंग शेयर थी नहीं, तो ही वाज नॉट एबल टू कन्विंस अदर सीओसी मेंबर टू विथड्रॉ फॉर right. विथड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन। कुछ लॉकडाउन से भी कनेक्ट कर सकते हैं भाटिया मेंट को, क्योंकि फिजिकल मीटिंग के हम्म, लिए ही वाज एसबीआई वाज इनिशिएटिंग फॉर फिजिकल मीटिंग ऑफ सीओसी ना। हम्म, ठीक है सर, फिर आज का कल सीआईआरपी स्टार्ट करते हैं फिर हम। yes sir, yes sir, thank you very much Chakravarti ji, Sanjay ji. चक्रवर्ती जी, सीआईआरपी कवर अराउंड 40 मार्क्स, इवन मोर देन 40 मार्क्स, ओनली सीआईआरपी एंड लिक्विडेशन आउट ऑफ 100। Oh, 40, huh? 40, यस। Yes, wow. क्योंकि उसकी एक केस स्टडी आती है जिसमें 10 क्वेश्चन होते हैं, 2-2 नंबर के, हम्म, 20 तो वो 100% आएगी आएगी। उसके अलावा हम्म, लिक्विडेशन की भी केस स्टडी आ जाती है, अलग से क्वेश्चन भी आ जाते हैं एक एक नंबर के। हम्म, तो अराउंड 40 okay. मार्क्स जो है सीआईआरपी और लिक्विडेशन कवर करता है। तो हम कल से जो है सीआईआरपी स्टार्ट करते हैं, आपस में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो सबसे बड़ा हम्म, पार्ट है। केस लो 5 नंबर के आते हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं, हम्म, ठीक है। 5 मार्क्स केस yes लो sir. का केस लो कवर करता है। हम्म, और आपका पीपीआईआरपी की एक केस स्टडी आएगी जिसमें 3 या 4 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, वो हम कर चुके हैं। 6 to 8 मार्क्स पीपीआईआरपी होता है। 40 मार्क्स जो है लिक्विडेशन प्लस सीआईआरपी, ये दोनों मिला के कवर करते हैं। तो हमें अब उस पर फोकस करना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल, तो कल से हम जो है आपस में वो करेंगे, सीआईआरपी और लिक्विडेशन पे फोकस करेंगे कल, sure Sanjay ji, है ना। sure, yes sir. चक्रवर्ती जी, आपको आप ओके? I am okay, sir. I am okay to go with you, no problem, sir. ठीक है सर सर। रिक्वेस्ट है कि 7:30 को चालू करे तो बेस्ट होगा मेरे लिए, नहीं तो फिर एक्चुअल में ना फिर हम 7:30 को स्टार्ट कर लें, लेकिन हो बस मैंने बताया था ना 7:15 कर लेंगे, थोड़ा सा आप कंप्रोमाइज कर लीजिए, ठीक है सर, ठीक क्योंकि है, ना डन फिर डन। अभी जैसे इट्स अराउंड 9, हम्म, तो फिर सारी चीजें भी डिले हो जाती हैं फिर ना, और एटलीस्ट सही 2 बात घंटे है। तो चाहिए फिर हमें। फिर लेडीज ठीक है को सर। सर, लेडीज को हाँ घर में नहीं नहीं, कुछ होगा सर, फिर घर इसलिए से तो नीचे से कॉल आने लग जाते हैं कि खाना वो करेक्ट सब करेक्ट डिले हो करेक्ट जाता है। करेक्ट, नहीं नहीं बस आप सही है 15 सही है, मिनट थैंक यू। आपका वो कर लीजिए, क्योंकि 15 श्योर। मिनट 10 ही करना होता है, क्योंकि 7:15 स्टार्ट करते हैं तो सभी लोग आते हैं, वी वेट फॉर 5 हम्म, मिनट टू ज्वाइन। क्योंकि अगर 7:30 स्टार्ट करेंगे तो अराउंड वो 7:40 स्टार्ट हो पाएगा फिर, ओके ओके, नो है ना। प्रॉब्लम सर, और डन डन। 7:15 स्टार्ट करते हैं तो 7:25 तक स्टार्ट हो जाता है, आपको 5 मिनट का ही बस वो करना पड़ता है, श्योर सर, नो प्रॉब्लम, ठीक है। थैंक यू, यस सर हाँ यस सर। हाँ, गुड नाइट ठीक है बाय। सर, ओके। ओके।